सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मास, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सो पहली हेडिंग डालें मास। आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पहले भी पढ़ रखा है क्योंकि चैप्टर में जो भी कुछ आएगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें मास। मास के बारे में आप जानते हैं, मास को अभी फिलहाल मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं। ज़्यादातर आप लोग कॉमनली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं जब दो चीज़ों में कंपैरिजन की जाती तो आप स्मॉल एम कैपिटल एम का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मास को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ द सबस्टेंस, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं। मास ऑफ द सबस्टेंस, मास ऑफ द सबस्टेंस क्या होता है? मास ऑफ द सबस्टेंस क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। क्या लिखेंगे? इज द एक्चुअल अमाउंट या अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट। समझ ले, किसी भी सबस्टेंस का जो मास होता है वो मैटर में प्रेजेंट उसका एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या क्या ध्यान रखना? ध्यान रखें हमेशा जो मास होता है सबस्टेंस का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कि मास ऑफ द सबस्टेंस, क्या लिखेंगे? मास ऑफ द सबस्टेंस, मास ऑफ द सबस्टेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि मास सबस्टेंस का अगर हमें एक्यूरेटली डिटरमाइन करना है लेबोरेटरी में तो हम एनालिटिकल बैलेंस द्वारा करते हैं। मतलब क्या है? द मास ऑफ द सबस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय द एनालिटिकल बैलेंस। तो यहां से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द मास ऑफ द सबस्टेंस, द मास ऑफ द substance can be determined accurately in the laboratory by analytical balance, by एनालिटिकल बैलेंस। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप जब सबस्टेंस के मास को डिटरमाइन करेंगे तो आपको डिटरमाइन करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। और यहां पे आप बचपन से जानते हैं कि जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास, वो क्या होती है? इज किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। अब इसी के साथ मास से रिलेट करता हुआ वेट भी आता है। तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग, जैसे पहली हेडिंग हमने पढ़ा मास और सेकंड हम पढ़ेंगे वेट। तो वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझें। वेट क्या होता है? जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है ग्रेविटी की कारण, ग्रेविटी के कारण क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज द फोर्स। वेट को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्मॉल w कैपिटल W जैसे इच्छा आप कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्स exerted by the gravity on an object, तो क्या लिखा है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है तो वो क्या कहलाता है? सबस्टेंस का वेट। तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ये भी जानते हैं कि जो वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी में वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में चेंज की वजह से क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के वेट को हम क्या कर सकते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे?
कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी में varies from one place to another place या another due to change in gravity। ठीक है ना, वेट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट में वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। और यहां से हम लोग थर्ड टर्म जो पढ़ेंगे वो क्या सीखने वाले हैं, वॉल्यूम। थर्ड टर्म क्या है हमारा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। इट मीन्स space occupied by the matter। It means space occupied by the matter। अब अपने को पता है कि जो SI यूनिट होती है, इन SI यूनिट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। क्या ध्यान रखेंगे, इन SI यूनिट कॉमा वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, मीटर क्यूब में। और जो हमें हमेशा ध्यान रखना है वॉल्यूम के बारे में, वो क्या ध्यान रखना है वो भी समझ लें कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml। 1 लीटर इक्वल 1000 ml एंड 1000 इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब। इन चीज़ों को ध्यान दें। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है, छोटी छोटी बात अगर मैं देखूं कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर 1000 ml इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है कि 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहां से देखें कि 1000 अगर ml को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 ml अगर मैं देखूंगा तो 1000 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब करना पड़ेगा, और यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। और कई सारी चीजें हैं जो आपको अब कोई पूछ सकता है, सेंटीमीटर ml से लीटर, वो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में ना पूछ के पूछ सकता है 2 लीटर को इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब करो, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, मीटर क्यूब में। तो इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, एक बार जल्दी से आप इसको देख लें। मैं रफ करने जा रहा हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अपने अभी वॉल्यूम देखा, अब हम लोग फोर्थ देख लेते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को अब डिपेंड कर रहा है कि आप स्मॉल डी से कर सकते हैं, कैपिटल डी से कर सकते हैं, रो से कर सकते हैं। जैसे आपको जहाँ पे आपको लगे कि डी से डिस्टेंस यूज कर रहे हो, कहीं डेंसिटी का यूज आ जाए तो रो से कर दो, डिपेंड आप पे कर रहा है। ठीक है, तो अब डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है तो इसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ रखा है, डेंसिटी इक्वल दैट इज डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी क्या है, मास ऑफ द सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम।
और यहाँ पे अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूँ तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, आप लोग जानते हो SI यूनिट, अगर डेंसिटी की SI यूनिट की बात करूंगा तो मास की भी SI यूनिट लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम की भी SI यूनिट लेनी पड़ेगी। तो मास, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, अब डेंसिटी की SI यूनिट इक्वल क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो SI यूनिट मास की क्या होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर की। वो भी मैं दोनों की बता के आया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -3। तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस तरीके से लिखा जाता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे डेली रूटीन में क्या होता है, इन डेली रूटीन डेली रूटीन में इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और वैसे भी आप जानते हो कि MKS में आप लेते थे किलोग्राम और मीटर में लेंगे, और CGS में ये चीज़ क्या हो जाएगी, जब अमाउंट कम होगा तो उस चीज़ को हम लोग कैसे लेके चलते हैं, जितनी भी डेली रूटीन में यूज़ करते हो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ करते हैं। तो ये बात किसकी हुई, डेंसिटी की। अब एक लास्ट टर्म और बचा हुआ है जिसको आप जानते हैं टेम्परेचर। तो हेडिंग डालें टेम्परेचर, ये हमारा 5वां हेडिंग है। टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लेंगे, समय पे कुछ लोग इसको स्मॉल t से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इट इज, मैं यहीं लिख ले रहा हूँ, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी डिग्री जो होती है हॉटनेस या कोल्डनेस डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। और हम लोग ये चीज बचपन से जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, द स्केल, मैं अगर स्केल की बात करूं तो स्केल आप लोग जानते हैं ज़्यादातर यूज़ जो डेली रूटीन में होती है वो केल्विन स्केल होती है। वेदर के लिए आप लोग फ़ारेनहाइट का यूज़ कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस को भी यूज़ करते हैं आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत पुरानी एशियन टाइम की एक और स्केल होती थी जिसको हम लोग रैनकिन बोलते हैं। रैनकिन सिमिलर टू द केल्विन ही होता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे द स्केल in which टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, these are कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया। पहले आई थी एक रैनकिन। तो रैनकिन में एक्चुअली ये केवल जो यूज होता है ओनली इन एरोस्पेस, जिसका अभी आपको कोई काम नहीं होता है, ज़्यादातर इसको लोग जानते भी नहीं, ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर जो इस आपके काम की जो स्केल है वो आप लोग जानते हैं केल्विन होती है, ठीक है ना, केल्विन। और केल्विन स्केल के साथ साथ केल्विन में आप लोग जानते हैं, सॉरी ई नहीं होगा यहाँ पे, केल्विन जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली। और कौन कौन सी होती है, तीसरी अपनी होती है डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस जिसको अपने लोग डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ होती है अपने पास डिग्री फ़ारेनहाइट, स्पेलिंग सही से लिखना, डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो एंशिएंट टाइम की है, जिसको ये सिमिलर किसके जैसी होती है, केल्विन की तरीके से यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो डेली रूटीन में यूज होती है वो सेल्सियस होती है, ठीक है ना। अब बात आई कि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, जो मरकरी के साथ आप जानते हैं थर्मामीटर वगैरह में दिया होता है, उसमें वो फ़ारेनहाइट में भी होती है, उसको हम कन्वर्ट सेल्सियस में भी कर सकते हैं। इनका रिलेशन भी होता है, रिलेशन बिटवीन देम। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, रिलेशंस
रिलेशंस ऑफ टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल में रिलेशन हम लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं कि केल्विन को मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करते हैं 273.15, पर आप लोग जनरली जो नॉर्मली 273 लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे करके लिखूं कि ये तो पहला है, सेकंड आप यहाँ से ऐसे ही बोल सकते हैं इस स्केल में कि अगर मैं आपसे डिग्री सेल्सियस की बात करता तो आप क्या कहते हैं, केल्विन माइनस 273.15। यहाँ पे अगर मैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करूं तो आप लोग जानते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसको हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में लिखना चाहें तो पहले 32 को माइनस में लाना पड़ेगा, मतलब f माइनस 32, और ये 9/5 इधर जाएगा तो 5/9, तो 5/9, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। तो अब डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में, अगर आपको केल्विन स्केल दिया डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट है डिग्री सेल्सियस में से कुछ एक दिया है तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अब समझ में ये दिमाग में आएगा, जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसमें आप रखेंगे और 37 को तो आप नॉर्मली निकालेंगे तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, ये 98.6। इस तरीके से रूम टेम्परेचर को अगर देखेंगे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में निकालेंगे 298, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। तो इन रिलेशन से हम आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं टेम्परेचर का। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल भी आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते थे। तो एक बार जल्दी से देख लें इसको। चलिए अब यहाँ पे हमने आज की डेट में, अब दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये रिलेशन आए कहाँ से हैं। अगर ये जानना है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप इससे जानने के इच्छुक हैं। अगर आपको पता है, छोटी क्लासों में बताया गया है कि ये एक्चुअल में कहाँ से आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमें ये पता है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर इस चीज़ को आप बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर लूँगा कि रिलेशन एक्चुअल में यही क्यों आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों की छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, एक्चुअली हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम ही है तो छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने फिर पहले ही कहा कि अभी भी ए ही चल रहा है, अभी बी की ओर भी नहीं बढ़े केमिस्ट्री में, और इतनी मज़ेदार केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी, 2 महीने बाद आप खुद ही कहेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, प्रॉमिस। पर कंसिस्टेंसी से आपको वीडियो फॉलो करने हैं, पढ़ना है, लगातार अपने नोट्स बनाने हो, डेली आपको नए वीडियो को पढ़ने के साथ साथ पुराने को भी आपको रिवाइज करके चलना है, तभी आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। अब इससे रिलेटेड इन चीज़ों को और क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उन क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम्स के थ्रू आप लोग इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से अप्लाई करना सीख पाएंगे। तो इनसे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं या कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और स्वस्थ मन से बस घर पे बैठे पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।